हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी का हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5। ठीक। और इस चैप्टर में हम बात करने वाले राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में। ठीक। यहाँ पे एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि जो गणराज्य होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। गणराज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसका जो है सर्वोच्च जो अधिकारी होता है वह जो है आनुवंशिक आधार पे ना हो। ठीक। जिसको जनता के द्वारा चुना जाता हो वह होता है गणराज्य। ठीक। आइए बात करते हैं चुनाव का एक दिन। ठीक। यहाँ पे जो है बात की जा रही है जब संकरण उठा। संकरण इस स्टूडेंट का नाम है और इसी स्टूडेंट के इर्द गिर्द पूरा पार्ट चैप्टर जो है घूमता है। ठीक। जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके जो है नाना और नानी जो है वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे, इसलिए सबसे पहले उठे और जो है वोट डालने के लिए तैयार हो गए। ठीक। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। अभी तक संकरण को नहीं पता था, बट वे लोग जो है वोट डालने जा रहे थे। ठीक। उसके नाना जी ने जो है उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक। देखो, अगर हम प्रत्यक्ष रूप से बात करें तो इस स्टोरी का एग्जाम से हमें कोई संबंध नहीं, बट हम मान के चलेंगे हम अभी क्लास 6 के स्टूडेंट हैं और उस आधार पे बाकी चीज़ों को समझने के लिए ये स्टोरी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक। आगे बात की जा रही है कि कुछ लोग जो है शासक कैसे बने। ठीक। अब यहाँ बात की जा रही है लोग जो है शासक कैसे बनते। ठीक। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव जो है मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। ठीक। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते। ठीक। 50 साल पहले की बात की जाए, मतदान के द्वारा चुनाव किया जाए, लेकिन उससे पहले की बात की जाए तो उस समय शासक कैसे बनते थे। ठीक। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जो जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। ठीक। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में जो है कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। ठीक। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके जो है राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ठीक है ना। देखो, समय समय पर एक शब्द तो आपने सुना होगा, समय परिवर्तनशील है, और समय के परिवर्तन के साथ जो है राजाओं का चुनाव में भी परिवर्तन हुआ है। ठीक। अश्वमेध युद्ध, आपने ये नाम सुना होगा, अश्वमेध युद्ध। इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अश्वमेध यज्ञ जो है एक ऐसा आयोजन था। ठीक। इसमें जो है एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में जो है स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, और इस घोड़े को जो है किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे जो है वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। ठीक है ना। अगर उन्होंने जो घोड़े को जाने दिया, ठीक, घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उनसे जो है ज़्यादा शक्तिशाली था, और इसके बाद जो उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, और इसके लिए जो उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यह यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए जो उपहार लाते थे। ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। ठीक। उसे जो है राज सिंहासन पर या बाकी काल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था, और युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका ही सहचर होता था। ठीक। आगे बात की जा रही है यज्ञ के अवसर पर वह राजा विजयों तथा अन्य गुणों का जो है गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने पड़ते थे। ठीक है ना। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ता। राजा के ऊपर पुरोहित, ठीक है ना, पवित्र जल, पुरोहित बोले तो पंडित, ठीक, पवित्र जल से छिड़काव के साथ साथ जो है अन्य कई अनुष्ठान करता था। ठीक। आगे बात करें तो विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग जो उपहार लाते थे उन्हें जो है पुरोहित शूद्र मानते थे। आगे बात की जा रही, उन्हें कई अनुष्ठानों में जो है शामिल नहीं किया जाता था। ठीक।
देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है कि विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग जो है उपहार लाते थे, ठीक। जो लोग उपहार लाते थे राजा के लिए, ठीक है ना, वे लोग जो है पुरोहित, उन लोगों को पुरोहित जो है सूत्र मानते थे और उन सूत्रों को जो कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं होने दिया जाता था, ठीक। आगे बात की जा रही है, इस यज्ञ में जो उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पैसे के आधार पर वहाँ जो है कौन कौन से वर्ग शामिल थे, ठीक। तो यहाँ पे बात की जा रही वर्ण, ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक। वर्ण, ठीक। देखते हैं इस समय जो है उत्तर भारत में, कहाँ पे, उत्तर भारत में, ये नॉर्थ इंडिया में, ठीक है ना, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद जो रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए, ठीक। कहने का मतलब ऋग्वेद सबसे पहले रचा गया, ठीक। उसके बाद जो भी ग्रंथ रचे गए उनको जो है उत्तर वैदिक ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है इनके अंतर्गत सामवेद, याद कर लेना, सामवेद, वो यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा रचे गए, ठीक है, तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। ऋग्वेद के बाद 3 वेद और आते हैं जिनमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों को जो है ऋग्वेद के बाद के वेद माना जाता है और इन्हीं वेदों के साथ जो अन्य ग्रंथों की भी रचना हुई है, ठीक। आगे बात की जा रही है पुरोहितों, ठीक। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों और उनके संपादन की जो है विधियाँ बताई गई थी और इनमें सामाजिक, याद कर लेना बेटा, इनमें जो है सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है, ठीक। आगे बात की जा रही है, देखो सामाजिक नियम में कई प्रकार के नियम होते हैं, ठीक, और उन सभी प्रकार के नियमों को क्रमबद्ध तरीके से चारों वेदों में जो है बताया गया है, ठीक। आगे बात की जा रही है उस समय समाज में जो है कई समूह थे जिनमें जो पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे, ठीक। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, ठीक। आगे बात की जा रही है वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा जो भोजन संग्राहक निर्धन थे, ठीक। आगे बात की जा रही पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, उन्हें जो है जिन्हें वर्ण कहते हैं, उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे, ठीक। आगे बात की जा रही पहला वर्ण ब्राह्मणों का था, उनका काम जो है वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम, ध्यान देखना, उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे, इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे, ठीक। आगे बात की जा रही है क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। एंड वर्णों में जो अंतिम स्थानों पर शूद्र का होता था, ठीक। इनका काम जो है अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था, ठीक। एंड आगे बात की जा रही है, देखो इन सब के बारे में बेसिकली आपको सबको पता होगा कि वर्ण के आधार पर समाज को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, पंडित, क्षत्रिय युद्ध करने वाले, वैश्य व्यापारी और शूद्र जो है इन तीनों वर्गों की सेवा करने वाले हुआ करते थे, ठीक। तो यही सब बताया गया। बाकी बात की गई है कि महिलाओं तथा शूद्रों को जो है वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था, ठीक। न तो महिलाएं वेद को पढ़ने का अधिकार था और न ही जो है शूद्रों का था, ठीक। शूद्र सबसे निचला वर्ण था, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर था, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखना, जन्म के आधार पे था, ठीक। आगे बात की जा रही उदाहरण के तौर पर जो है ब्राह्मण माता पिता की संतान जो है ब्राह्मण ही थी, ठीक। आगे बात करी जा रही है कि बाद में कुछ लोगों को जो अछूत माना गया, अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार थे, ठीक, और शिकारी थे और भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को जो है दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था, ठीक। आगे बात की जा रही है कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारक जो है सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त
कुछ लोग जो है व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो। एंड आगे बात की जा रही है कई लोग जो है छुआछूत की आलोचना करते थे। ठीक, एंड आगे बात की जा रही है इस जो उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्व पूर्व और उत्तर, ठीक, ये वाला रीजन पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी और यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। ठीक, आगे बात की जा रही है लोगों ने वर्ण व्यवस्था का जो है विरोध क्यों किया। ठीक, वर्ण व्यवस्था का विरोध लोगों ने क्यों किया इस बारे में डिस्कस करते हैं। हालांकि आपको पता होगा कि वर्ण व्यवस्था से समाज में जो है एक दरार पैदा हो गई थी। ठीक, आगे बात की जा रही चित्रित दूसर पात्र। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हुआ करते थे और शायद इसका प्रयोग जो खास मौक़ों पर हुआ करता था, खास मौक़ों पर और महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता। सिंपल है, ये जो बर्तन थे इन बर्तनों का वीवीआईपी लोगों के लिए और वीवीआईपी टाइम पे, ठीक है, वीवीआईपी समय पर जो किया जाता था। ठीक, आगे बात की जा रही है जनपद के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे जनपद देखते हैं कि जनपद बोले तो जिला। ठीक, जिला आज की डेट में इंग्लिश में गए तो डिस्ट्रिक्ट। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही महायज्ञों को करने वाले राजा अब जो है जन के राजा न होकर जो जनपदों के राजा मानने जाने लगे। ठीक है, जन के राजा का मतलब था जैसे एक मोहल्ला मान लो, एक छोटे से लोग हैं जिसमें 50 या 60 या फिर मान लो मैक्सिमम 100 लोग रह रहे हैं। ठीक, उनका जो मुखिया वह राजा कहला गया। उस समय जो जन का राजा वो कहलाता था। ठीक, बात आगे की करें तो आगे जो है जन से लोगों का समूह बढ़ गया। ठीक है ना, यहाँ 50 से 500 हो गए। ठीक, या 60 से 600 हो गए या 100 से करीब 1000 हो गए। ठीक, 1000 से मान लो 5000 हो गए। ठीक, जब लोगों का समूह बढ़ गया तो उसके जो प्रमुख हुआ करता था उसको जो है फिर जनपद का राजा कहा जाने लगा। ठीक, जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता था। ठीक, आगे बात की जा रही है कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 और पृष्ठ संख्या 49 में दिखाए गए हैं। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो आगे यहाँ पे बात की जा रही है पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की बस्तियों, ठीक है ना, बस्तियों की खुदाई की है और दिल्ली में जो पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास जो अतरंजी खेड़ा में इनके जो प्रमुख हैं। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है खुदाई से पता चला है कि लोग जो है झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। ठीक, लोग झोंपड़ी में रहते थे, मवेशियों में जो है मवेशियों को पालते थे। मवेशियों में तो गाय भैंस आ गई और अन्य जानवरों को जैसे कुत्ता आदि को पालते थे। ठीक, बात करें फसलों की तो फसलों में जो वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ठीक, आगे बात की जा रही है कि क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला है जिसका उल्लेख जो है अध्याय 3 में नहीं है। ठीक, यहाँ पे बर्तन देख सकते हैं, ये जिस बर्तन की हमने बात की थी अभी ये कटोरी है। ठीक, यहाँ पे डिजाइन की गई है और ये बर्तन जो वीवीआईपी लोगों के लिए और एक विशेष मौके पर परोसे जाते थे। ठीक, आगे बात करें, आगे बात की जा रही है लोग जो मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। ये तो धातु का है लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और इनमें जो धूसर और जो कुछ लाल रंग के होते थे। ठीक, धूसर मिट्टी के या दूसरे कलर के और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे जिस पे जो काले रंग की पॉलिश की जाती थी, पॉलिश करके जो डिजाइन बनाई जाती थी। ठीक, आगे बात की जा रही है इन परास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें जो है चित्रित दूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखा और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में जो है। ठीक, फिर पहले जन के बारे में बात की, ठीक है ना, फिर जनपद के बारे में बात की, जनपद के बारे में बात की और अब हम बात करेंगे महाजनपद के बारे में। ठीक, महाजनपद में जो है जन छोटे लोगों का समूह, जनपद उससे बड़े लोगों का समूह और महाजनपद जो है और उससे बड़े लोगों का समूह था। ठीक, आगे बात की जा रही है करीब 2500 साल पहले जो कुछ जनपद जो है अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी हुआ करती थी। कई राजधानियों में जो किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके जो है चारों ओर लकड़ी, याद कर लेना,
लकड़ी, ईंट या पत्थर की जो ऊंची दीवारें बनाई गई थी। महाजनपद बहुत बड़ा था और इनके चारों ओर दीवार बनाई गई थी। दीवार देखो क्वेश्चन बन सकता है, महाजनपदों के चारों ओर बनाई गई दीवार किसकी थी, ठीक। तो वह दीवार जो लकड़ी की थी, ईंट की थी, पत्थर की थी, ठीक। 3 ऑप्शन दे देगा और चौथा ऑप्शन दे देगा उपयुक्त सभी, ठीक। आगे बात की जा रही है, आगे यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था, ठीक है ना। एंड आगे बात कर रहा है, कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके जो अपनी समृद्धि के लिए ये सब करते थे, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र, महत्वपूर्ण महाजनपद और नगर, ठीक, सबके बारे में बात की गई है। यहाँ पर चित्र मानचित्र में दर्शाया गया, ठीक। और जो है शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह जो किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी जो सरल हो जाता था। और इस तरह की विशाल दीवार को बनाने का व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अधिक परिश्रम किया था और इनके लिए जो संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, अब राजा सेना रखने लगे थे, ठीक। अब तक राजा सेना नहीं रखते थे, बट अब जो है राजा सेना रखते थे। अब सेना में भी 2 प्रकार की थी, एक स्थायी और एक अस्थायी, ठीक। आगे देखते हैं ये सेना किस प्रकार की थी, ठीक। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, बोले तो स्थायी सेना की बात की जा रही है, ठीक। यहाँ पर जो है कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था और इन सिक्कों के बारे में अध्याय 8 में आप पढ़ो, ठीक। आगे बात की जा रही है महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लिखित राजाओं के किस प्रकार भिन्न थे, ठीक है ना। 2 अंतर बताओ, ठीक। यहाँ पर जो है ये दीवार है एक किले की, ठीक है ना, एक किले की दीवार है और ईंटों की बनी है और ये व्यक्ति इस पर चढ़ रहा है, ठीक। देखो यहाँ पर लिखा है कौशाम्बी कहाँ पे, बिहार में, किले की दीवार, ठीक है ना। कौशाम्बी बिहार नहीं, सॉरी, ये उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिले वहाँ की बात की जा रही है, ठीक। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली दीवार की ईंट की दीवार का अवशेष है और इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था, ठीक। अब हम बात करेंगे कर के बारे में। कर बोले तो टैक्स, ठीक, कर बोले तो टैक्स। तो यहाँ पे बात की जा रही है महाजनपदों के राजा विशाल, ठीक, राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें जो कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा जो है समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे, ठीक। आगे बात की जा रही है, फसलों पर कर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां भाग जो है कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार और जो सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में जो है कर देना पड़ता था, ठीक। आगे बात करें व्यापारियों को जो है सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। एंड आखेटक बोले तो जो शिकार करते थे, ठीक, और संग्राहकों को जो जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी, ठीक। जो देखो यहाँ पर जो कर का जो रूप था वो सिक्का या पैसा नहीं था, बल्कि जिसका जो पेशा था, जिसका जो धंधा था, उसी धंधे को कर के रूप में देता था, ठीक। अब बात करेंगे यहाँ पर आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्यों देते थे, ठीक। कृषि में परिवर्तन, यहाँ पे बात की जा रही है इस युग में, ठीक, अब तक जो है कृषि के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन देखने को मिले। एंड आगे बात करें हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में जो है लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान की पौधों का रोपण शुरू किया।
अर्थात खेती में जो बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय जो है धान के पौध तैयार करने का रोपण जो प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहले धान बोते थे, ठीक, उसके बाद जो है अब धानों की पहले पौध के बाद जो छोटे छोटे पेड़ है, ठीक है ना, जिस प्रकार से आधुनिक समय में धान गाड़े जाते हैं उसी प्रकार से पौधारोपण किया जाने लगा। ठीक, आगे बात की जाए, अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए जो पैदावार भी ज़्यादा होने लगी थी। एंड आगे बात की जा रही है, इसमें जो कमर तोड़ परिश्रम लगता था, ठीक, क्योंकि धान जो है हम झुक के काटते थे, ठीक, इसलिए जो है इस प्रकार से, तो इसलिए जो कमर तोड़ परिश्रम लगता था, ये काम ज़्यादातर दासी करते थे और भूमिहीन जो है खेतिहर मजदूर करते थे। ऐसे लोग जिनके पास खेती नहीं हुआ करती थी, इसको जो है कम्मकार कहते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, प्राचीन काल में जो है भूमिहर या कह सकते हैं भूमिहीन खेतिहर मजदूर को क्या कहा जाता था, इनको जो है कम्मकार कहते थे। ठीक, आगे बात की जा रही है, क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है सूक्ष्म निरीक्षण, ठीक, मगध। अब यहाँ बात की जा रही है मगध जनपद के बारे में। ठीक, मानचित्र छात्र में पृष्ठ संख्या 49। यहाँ पे बात की गई है मगध में ढूंढो, लगभग 200 साल के भीतर जो मगध सबसे महत्वपूर्ण और जनपद था। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियों जो है मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण जो है थी। ठीक, कौन थी ये नदियाँ। ठीक, आगे बात की जा रही है, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था एंड इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित करके सेना में काम में लाया जाता था। ठीक, यही नहीं, जंगलों में जो है घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने की लकड़ी मिलती थी। एंड आगे बात की जा रही है, इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। ठीक, मजदूर औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है कि मगध में बहुत ही शक्तिशाली शासक बिम्बिसार तथा अजातशत्रु हुए। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मगध के जो दो बहुत शक्तिशाली राजा थे, कौन थे, बिम्बिसार और अजातशत्रु। बिम्बिसार का लड़का अजातशत्रु था। ठीक, आगे बात की जा रही है, अन्य जनपदों को जो है जीतते हुए, ठीक है ना, ये हर संभव साधन अपनाते थे। एंड आगे बात की जा रही है, महाजनपद एक और महत्वपूर्ण शासक था। ठीक, उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बना रहा। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि मगध की राजधानी क्या थी, आधुनिक राजगीर और राजगृह। ठीक, आगे बात की जा रही है, बाद में जो पाटलिपुत्र पटना, आज का पटना को राजधानी बनाया गया। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, मगध की पहले की राजधानी क्या थी, राजगीर, और जो बाद में जो राजधानी बनी वो है पटना। ठीक, या पाटलिपुत्र, तो पहले राजगिरी फिर पाटलिपुत्र। ठीक, आगे बात की जा रही है, 2300 साल पहले से भी की बात है, मैसेडोनिया का राजा था सिकंदर। ठीक, विश्व विजय करना चाहता था, पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ जो है भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्यास नदी के किनारे पर पहुंचा था। और आगे बात की जा रही है, जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके जो है सिपाहियों ने इनकार कर दिया। ठीक, सिपाहियों ने इनकार कर दिया मतलब वो हार मान गए थे। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास जो पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे क्वेश्चन याद कर लेना कि जो सिकंदर की सेना थी वह ब्यास नदी के पास तक आई और उसके बाद से वापस चली गई, उसकी सेना हार मान गई। ठीक है ना, आगे बात की जा रही है, इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लिखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं गढ़ का मतलब क्या है। ठीक, गढ़ शब्द का प्रयोग जो कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। ठीक, एंड वही बात करें संघ के बारे में, तो संघ जो है ये संघ अर्थात संगठन या सभा हुआ करती थी। ठीक, आगे बात करेंगे वज्य। ठीक, वज्य के बारे में। ठीक, जैसा कि तुमने जो है ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक ही वज्य राज था जिसकी राजधानी वैशाली या
जो है बिहार थी। ठीक, यहाँ एक अलग किस्म का जो है किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। ठीक, आगे बात की जा रही है, गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग जो है एक साथ शासन करते थे जिसमें जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और जो वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या उनका और किस तरह करना है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार। स्त्रियां, दास तथा कमकार। कमकार जो है दास को ही कहते थे। ठीक है ना, इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ठीक, यानी कि कह सकते हैं जो शूद्र लोग थे उन ये लोग जो है इन सब में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ठीक, आगे बात की जा रही है बुद्ध तथा महावीर के बारे में, जिनके बारे में आप डिटेल में अध्याय 6 में पढ़ोगे। ठीक, दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित है। ठीक, और आगे बात की जा रही है बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का जो है बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ठीक, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वज्र संघ का यह वर्णन जो दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। ठीक, आगे बात करें तो अजातशत्रु या अजातशत्रु और वज्र संघ के बारे में बात की गई है। ठीक, देखते हैं। अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री जिसका नाम था वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। एंड आगे बात की जा रही है, बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें जो है सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है, जब उन्हें पता चला कि ऐसा भी होता है तो उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहे होंगे। ठीक, जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। ठीक, आपसे मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे एंड बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों का जो है ध्यान देते रहेंगे। ठीक, यहाँ पे आगे अगर हम बात करें तो वज्जी जो है महिलाओं के साथ जो है जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और जो है उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। ठीक, आगे बात की जा रही है, शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे एवं विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ठीक, वज्जी संघ या वज्र संघ अन्य जनपदों के कैसे भिन्नता, कम से कम 3 अंतर बताओ। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कई विशाल शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद जो उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा था। उसके बाद जो गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया था और इनके बारे में तुम आगे 10 में पढ़ोगे। ठीक, यहाँ पे देखते हैं अन्यत्र के बारे में। ठीक, अन्यत्र में क्या कहा गया है, अपने एटलस में यूनान और जो है एथेंस को ढूंढो। ठीक, लगभग 2500 साल पहले जो एथेंस के लोगों ने शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे जो प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। ठीक, 2500 साल पहले ही कहाँ पे, एथेंस, आज की डेट में ग्रीस में जो है ये यूरोप में पड़ता है। वहाँ पे जो है गणतंत्र की स्थापना की गई थी या फिर प्रजातंत्र की। प्रजातंत्र एक ऐसा जिसका प्रमुख जो है कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। ठीक है ना, इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ठीक, वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर जो निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। और इस सभा आगे बात की जा रही है, इस सभा में सभी नागरिक जो भाग ले सकते थे। एंड आगे बात करें तो शासन के कई पदों पर नियुक्तियाँ जो लॉटरियों के द्वारा की जाती थी। ठीक, एंड आगे बात की जा रही सभी नागरिकों को जो है सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। ठीक, देख लो प्राचीन काल में ही सभी नागरिकों को जो है नौसेना में और जो अपनी सेना में अपनी सेवाएं देना होती थी। ठीक, आगे बात की जा रही औरतों को जो है नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। ठीक, व्यापारियों, नागरिक बोले तो यहाँ पे है वोट देने का अधिकार मान लो। ठीक,
आगे बात की जा रही है व्यापारियों तथा जो है शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी जो है नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और जो कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। क्या एथेंस में वास्तविक जनतंत्र था? ठीक, अब हम यहाँ पे कल्पना करेंगे। ठीक, कल्पना कर लो थोड़ी सी। यहाँ पे बात की जा रही है वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहाँ मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषयों पर चर्चा की जा रही है। तुमने क्या सुना? ठीक, उपयोगी शब्द में जो जो शब्द प्रयोग किए गए थे वो देख लो। जैसे राजा अश्वमेध, ठीक है ना, राजा अश्वमेध यज्ञ के बारे में बात की, वर्ण व्यवस्था के बारे में, जनपद, फिर जनपद और महाजनपद के बारे में बात की, किलेबंदी, बस्ती के चारों ओर जो दीवार बना दी जाती थी उसे किलेबंदी कहते हैं, फिर सेना, कर, टैक्स, ठीक है ना, वहीं पौधारोपण और गढ़ या फिर जो है संघ। ठीक,